नमस्कार बच्चों, मंजरी इस पाठ्यपुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम पाठ नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है बहता पानी निर्मला। बहता पानी निर्मला इस पाठ का यह सेशन नंबर 1 है। पाठ की शुरुआत करने से पहले हम इस पाठ के लेखक के बारे में संक्षिप्त जानकारी हासिल कर लेते हैं। बहता पानी निर्मला इस पाठ के लेखक है हीरानंद वात्स्यायन अर्थात अज्ञे जी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का जन्म 7 मार्च सन 1911 को कुशीनगर जनपद में हुआ था। आपको हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के जनक के रूप में ख्याति प्राप्त है। लेखक प्रयोगवाद के जनक कहलाते हैं। बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, शेखर एक जीवनी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। लेखक वात्स्यायन इनका निधन 4 अप्रैल सन 1987 को हुआ। तो बच्चों, यह हमने लेखक के बारे में संक्षिप्त परिचय आपके पाठ्य पुस्तक में जो दिया है उसको ही हमने समझा। अगर आप लेखक अज्ञे इनके बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करना चाहते हो तो आप विस्तारित रूप में गूगल पर सर्च कर सकते हो। अब हम पाठ की शुरुआत करेंगे। पाठ नंबर 4, बहता पानी निर्मला। इस पाठ का शीर्षक ऐसा क्यों दिया है, यह हम जब पाठ पूरा पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा और इस पाठ के शीर्षक पर हम बाद में पाठ खत्म होने के बाद चर्चा करेंगे। यह जो पाठ है वो लेखक अज्ञे द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है। इसमें लेखक ने अपने यात्रा का वर्णन किया है। अब देखते हैं पाठ में लेखक हमें क्या बताना चाह रहे हैं। मुझे बचपन से नक्शे देखने का शौक है। नक्शा म्हणजे नक्शे का मीनिंग आपको पता होगा, क्या कहते हैं हम नक्शे को? इंग्लिश में इसे हम मैप कहते हैं। हमें नक्शे के बहुत सारे फायदे होते हैं कि इसे हमें एग्जैक्ट जिस स्थान पर हमें जाना है वह हम एक्यूरेट पता वहाँ पर हमें मिल सकता है। और मैप या नक्शा हमारे पास रहेगा तो हमारे समय का भी हमें इसका फ़ायदा होता है कि कम उचित समय पर हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं। हमें यहाँ वहाँ ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब सबके यहाँ पर पहले तो हम कागज़ पर नक्काशा रहता था, लेकिन अब सबके मोबाइल में, लैपटॉप में हम इसको देख सकते हैं। लेखक कहते हैं कि बचपन से ही उनको इस प्रकार के नक्शे देखने की, मैप देखने की आदत थी और उनको ये शौक था, दिलचस्प था। आप समझेंगे कि कुछ भूगोल विज्ञान की तरफ प्रवृत्ति होगी, नहीं सो बात नहीं। अब देखिए, जब भी नक्शे की बात आती है, मैप की बात आती है तो हमें तुरंत उसका संबंध हम भूगोल विज्ञान से लगा देते हैं। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि अगर आप मुझे समझेंगे कि मैंने यहाँ पर कहा कि बचपन से ही मुझे नक्शे देखने की शौक था, तो आप लोगों को लगा कि तो मेरे स्वभाव जो है, मेरा रुचि जो है भूगोल विज्ञान में होगा, उस प्रवृत्ति की तरफ होगा, ऐसा आप गलत फहमी से समझ सकते हो। लेकिन वह सच बात नहीं है। लेखक आगे बता रहे कि सो बात नहीं, असल बात यह है कि नक्शों के सहारे दूर दुनिया की सैर का मजा लिया जा सकता है। तो अब देखिए, यहाँ पर लेखक ने हमें नक्शे का क्या उपयोग होता है। एक भूगोल विज्ञान इस विषय में तो हमें नक्शा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इसके अलावा लेखक ने कहा है कि अगर हमें कहीं पर घूमने के लिए जाना होगा, किसी दूर दूर जगह पर अगर हमें जाना है और उस दूर दुनिया के सैर का मजा अगर हमें लेना है, तो उस मजा के लिए हमें नक्शे का उपयोग हो सकता है। ये तो वास्तविक जीवन में काफ़ी घुमा भटका हूँ, पर उससे कभी तृप्ति नहीं हुई है। हमेशा मन में यही रहा कि कहीं और चले, कोई नई जगह देखे। अब देखिए, लेखक का जो स्वभाव है वो घुमक्कड़ है। उनको अलग अलग जगह पर जाना, यात्रा करना उनको बहुत अच्छा लगता है। इसलिए कहते हैं कि मैं अपने जीवन में काफ़ी जगह पर
गया हूँ, घूमा हूँ, लेकिन जितना भी ज़्यादा मैं जगह पर जाता हूँ, वहाँ पर प्रवास करता हूँ, यात्रा करता हूँ, लेकिन मेरे मन की तृप्ति नहीं होती, मेरा मन का समाधान वहाँ पर नहीं होता है। मेरे मन में और भी नए नए जगह देखने की उत्सुकता बनी ही रहती है। आगे के पैराग्राफ में लेखक कह रहे कि यात्रा करने के कई तरीके हैं। अब देखिए, इस परिच्छेद में आपको यात्रा करने के लेखक ने जो प्रकार बताए या तरीके बताए हैं ये दिए हैं। इस पर आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला तरीका लेखक बताते हैं कि एक तो यह है कि आप सोच विचार कर निश्चय कर ले कि कहाँ जाना है, कब जाना है, कहाँ कहाँ घूमना है, कितना खर्च होगा, फिर उसी के अनुसार छुट्टी लीजिए, टिकट कटवाइए, सीट या बर्थ बुक कीजिए, होटल डाक बंगले को सूचना देकर रिजर्व कराइए या भावी अतिथियों को खबर दीजिए और तब चल पड़िए। यह तरीका तो यही एक है क्योंकि यह व्यवस्थित तरीका है और इसमें मजा बिल्कुल नहीं है, यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे यात्रा करते हैं और बड़े उत्साह से भरे वापस आते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहले इस परिच्छेद में लेखक ने जो यात्रा करने के दो तरीके बताए हैं, उसमें से पहला तरीका लेखक ने बताया है कि जो हम निश्चित रूप से सब पहले अच्छे से नियोजन करके यात्रा करते हैं। इसका यह प्रकार बताया कि हम छुट्टियों को अगर कहीं पर मनाने हैं तो बहुत दिन पहले ही हम उस पर विचार विमर्श कर लेते हैं, कहाँ जाना है स्तर निश्चित कर लेते हैं, फिर कब जाना है, कब कितने दिनों तक रहना है, कहाँ कहाँ पर हमें घूमना है, इस सारे यात्रा के लिए कितना खर्चा होने वाला है, और उसी के अनुसार हम अपने अगर काम पर जा रहे हैं तो काम वहाँ पर ऑफिस से छुट्टी लेना पड़ता है, अगर पढ़ाई करें तो हमें स्कूल से भी छुट्टी लेना पड़ता है, फिर उसके अनुसार ये सब तय होने के बाद हम टिकट रिजर्व कर लेते हैं और फिर हमारा रिजर्वेशन हो जाता है तो हमें यात्रा करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। फिर उसके बाद जहाँ पर जाना है वहाँ का हम रहने का सब व्यवस्था कर लेते हैं, होटल रिजर्व कर लेते हैं, या फिर किसी मेहमान के घर जाने वाले हैं, रिश्तेदार के घर, तो अतिथियों को हम खबर कर देते हैं और इस प्रकार से हम अच्छे से व्यवस्थित सुनिश्चित स्वरूप से यात्रा का आनंद ले सकते हैं। उसे में इस यात्रा में पहले से ही अच्छी रीति से हम सब तैयारी करके रखेंगे, नियोजनबद्ध यात्रा करेंगे तो हमें इस यात्रा का बहुत अच्छा अनुभव आता है और यात्रा समाप्त होने पर हम समाधानी होते हैं, उत्साही होते हैं। अब दूसरा तरीका यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि दूसरा तरीका यह है कि आप इरादा तो कीजिए कहीं जाने का, छुट्टी भी लीजिए, इरादा और पूरी योजना भी चाहे घोषित कर दीजिए कि आप बड़े दिनों की छुट्टियों में बम्बई जा रहे, लोगों को ईर्ष्या से कहने दीजिए कि अमुक बम्बई का सीजन देखने जा रहा है, मगर चुपके से पैक कर लीजिए जबरदस्त गर्म कपड़े और निकलिए बर्फ से ढके श्रीनगर में। तो इस परिच्छेद में लेखक ने यात्रा के दूसरे तरीके के बारे में बताया जो कि अनिश्चित स्वरूप का यात्रा होता है, कि हमें पता नहीं होता है कि हमें कहाँ पर जाना है, कितने दिन के लिए जाना है, हमारी कोई भी नियोजनबद्ध नहीं होता है, उसमें कोई भी तैयारियां नहीं होती, सिर्फ हम इरादा करते हैं और घोषित कर देते हैं कि हमें बहुत दिनों की छुट्टी लेना है, बम्बई घूमने के लिए जाना है, और फिर बताने के बाद बाकी वाले सारे लोग जलन करते हुए बताएंगे कि ये अमुक अमुक व्यक्ति इतने इतने दिनों के लिए बम्बई गया है, और चुपके से हम पैक भी कर लेते हैं और ज़बरदस्ती से हमें जाना होता है एक जगह पर, हम जाते हैं दूसरे जगह पर, और इससे क्या हो जाता है कि हमें कभी कभी ऐसे यात्रा में जो आनंद लेना होता है यात्रा का वो पूरी तरह से हम नहीं ले सकते। तो यहाँ पर लेखक ने यात्रा के दो तरीके बताए हैं। पहले तरीका जो है वह सुनिश्चित स्वरूप का है जो नियोजनबद्ध है, और दूसरा तरीका है कि अनिश्चित यात्रा का जो तरीका बताया है। तो इन दोनों यात्राओं में लेखक ने अंतर बताया है। आगे लेखक कहते हैं कि अंग्रेजी में कहावत है कि एक कील की वजह से राज्य खो जाता है, वह यो ही कील की वजह से नाल की वजह से घोड़े की कारण लड़ाई, और लड़ाई के कारण राज्य से हाथ धोना पड़ता है।
अब लेखक ने यहाँ पर देखिए सर्वसामान्य माने जाने वाली जो कील होती है उससे किस प्रकार से हम पूरा एक युद्ध हार सकते हैं, एक पूरा लड़ाई हार सकते हैं, इसके बारे में बताया। मतलब एक छोटा से कारण के वजह से हम पूरा लड़ाई हार सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लेखक ने उदाहरण दिया है कि जो कील होती है वह घोड़े की नाल में लगाई जाती है, और जो नाल है वो घोड़े के पैर में अच्छी तरह से न लगी होगी, कील उसको चुभता होगा, और इस समय घोड़े ने युद्ध के समय, लड़ाई के समय जो सहायता देनी चाहिए थी किसी राजा को या जो लड़ाई कर रहा था, तो इसके वजह से घोड़े के कील चुभने की वजह से उसको पूरा ध्यान वह घोड़ा जो है युद्ध पर नहीं दे पा रहा था, और इसके वजह से उस युद्ध में हार माननी पड़ी। अब इसका यह उदाहरण देने के पीछे लेखक का क्या कारण है, तो यहाँ पर लेखक ने बताया है कि उन्हें एक छोटी सी चीज लेने के लिए जाना था, लेकिन उस छोटी सी चीज के लिए किस प्रकार से उन्हें आगे अपने उस यात्रा में मुसीबतों का सामना करना पड़ा, यह यहाँ पर इस उदाहरण के माध्यम से लेखक हमें कहना चाहते हैं कि एक छोटी सी कील के वजह से पूरा लड़ाई हार सकती है, उसी प्रकार एक छोटे से कारण के वजह से लेखक को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। हमारे पास छीनने को, अब यहाँ पर लेखक कह रहे कि हमारे पास छीनने को राज्य तो था ही नहीं, पर एक दांत मांजने के ब्रश और मोटर की एक मामूली सी ढिबरी के लिए हम कैसी मुसीबत में पड़े यह हम ही जानते हैं। अब लेखक देखे यहाँ पर कहते हैं कि एक छोटा सा ब्रश और मोटर की मामूली सी ढिबरी। अब यहाँ पर आपको देखो दो अर्थ से लिया गया है। एक ढिबरी का अर्थ होता है कि पुराने ज़माने में जब लाइट्स नहीं थे तो दिए लगाए जाते थे। अब हम जो दिए लगाते हैं, घी के दिए मंदिर में या भगवान के सामने, वो वाला दिया नहीं, कि अंधेरे उस समय जब लाइट्स नहीं रहते थे तो उस अंधेरे से हमें थोड़ा उजाला हो जाए, इसके लिए शीशे के या पतरे की डब्बियाँ रहती थी, बॉटल रहती थी, और उसमें धागे की वो दिया बात बनाकर उसे वो दिया जलाया जाता था, जिसमें केरोसिन या मिट्टी का तेल रखकर वो रात भी अंधेरे से बचने के लिए, उजाला प्राप्त करने के लिए उस ढिबरी का प्रयोग किया जाता था। उसे कई जगह पर चिमनी भी कहते हैं। और एक ढिबरी का अर्थ है कि कसे जाने वाले पेंच के सिरे पर लगाना, जैसे कि मोटर का ढिबरी होती है, यहाँ पर एक शब्द के दो अर्थ हमें पता चल रहे। तो यहाँ पर लेखक बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से केवल कील के वजह से पूरा घोड़े के द्वारा नाल ठीक न लगने पर पूरी लड़ाई हारी जा सकती है, उसी प्रकार एक छोटे से दांत मांजने के ब्रश के कारण और मोटर की मामूली सी ढिबरी किस प्रकार से लेखक को पूरे मुसीबत का सामना करना पड़ा। अब कौन सी मुसीबत लेखक ने झेली थी, इसका वर्णन आगे वो कर रहे कि सोनारी एक छोटा सा गांव है, अहोम राजाओं की पुरानी राजधानी शिवसागर से कोई 18 मील दूर। अब देखिए लेखक यहाँ पर यात्रा पर गए थे सोनारी एक छोटे से गांव में, जो शिवसागर इस राजधानी के स्थान से कुल मिलाकर 18 मील दूर एक छोटा सा सोनारी गांव है। यहाँ पर लेखक यात्रा के लिए गए थे, और उस समय जो थे वहाँ का वातावरण का वर्णन कर रहे। बरसात के दिन थे, रास्ता खराब। एक दिन सवेरे घूमने निकला तो देखा कि नदी बढ़कर सड़क के बराबर आ गई। अब लेखक जब सोनारी गांव में यात्रा करने के लिए गए थे, उस समय बरसात के दिन थे, और बरसात के दिनों में आप लोगों को पता है कि यहाँ पर शहरों की अवस्था इतनी दयनीय हो जाती है, तो गांव की अवस्था दुर्दशा था उससे भी बदतर होती है। तो रास्ता खराब थे, और लेखक ऐसे खराब वातावरण में, खराब रास्ते से बड़े सवेरे घूमने के लिए निकले, और उन्होंने क्या देखा कि नदी में बाढ़ आई है, और उस बाढ़ की वजह से नदी का पानी सड़क पर आ चुका है। मैं शिवसागर से 3-4 मील पर था। सोचा कि एक नया दांत ब्रश से ले लूं, क्योंकि पुराना घिस चला था, और मोटर की भी एक ढिबरी ठीक करवा कर ही लौटूं, जिसकी चूड़ी घिस जाने से थोड़ा थोड़ा सा तेल चूता रहता था। वैसे कोई बहुत जरूरी काम नहीं था। खैर इसमें कोई 2 घंटे लग गए, खाना खाने में 1 घंटा और। अब देखिए यहाँ पर लेखक कहते हैं कि वह सोनारी इस गांव से शिवसागर जाने के लिए निकले थे, और बरसात के दिन थे, रास्ते खराब थे, उसमें से नदी को
नदी में बाढ़ आ गई थी और उसके वजह से सड़क पर पानी आ गया था। और ऐसे ही शिव सागर से वो 3-4 मील पर थे और शिव सागर से देखा जाए तो 18 मील दूर पर सोनारी गांव थे। तो उनको उस समय अगर विचार किया जाए तो यह जो रास्ता था बहुत लंबा था। और वो क्यों गए थे कि उनका जो पुराना ब्रश था वो खराब हो गया था और मोटर की ढिबरी, वो सोच रहे थे कि 2 ढिबरी होते तो उसमें से एक को थोड़ा दुरुस्त करवा ले जाए। तो ये काम इतना जरूरी भी नहीं था, लेकिन वह वहाँ पर चले गए और इन 2 कामों में उनको 2 घंटे लगे और खाना खाने में 1 घंटा। इस प्रकार से पूरे 3 घंटे वहाँ पर उनके बीत गए। तो बच्चों, अब तक हमने इस सेशन में लेखक अज्ञेय जी द्वारा यात्रा वृत्तांत के बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे। उन्होंने यात्रा वृत्तांत के 2 तरह के प्रकार यहाँ पर बताए हैं, एक सुनिश्चित तरीका यात्रा का और दूसरा अनिश्चित तरीका। फिर उनको जो इस यात्रा वृत्तांत में अनुभव आया उसका वर्णन वो करें। आगे इस यात्रा वृत्तांत का अनुभव हमें लेखक के द्वारा सुनना है, जो बहुत ही दिलचस्प है। उसको आपको हम सबको पढ़ना है, लेकिन उसके बारे में हम सारे विस्तार से जानकारी अगले सेशन में पाएंगे। धन्यवाद।